गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फिनोमिना। तो फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट में 10th क्लास के बाद हम आज करेंगे फर्स्ट पोम। उसी चैप्टर के आगे जो पोम दी हुई है डस्ट ऑफ स्नो, बहुत ही शॉर्ट ब्रेविटी है इस फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट है बहुत ये पोम, लेकिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस पोम की, बहुत ही डीप और इंसाइटफुल है ये पोम, बहुत ही डीप मीनिंग है। जैसे हम पोम को पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द पोम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? स्नो जो होती है, आपकी जो बर्फ होती है, आइस के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जनरली हम सर्दियों में देखते हैं एशियन कंट्रीज में। तो वैसे तो अदर कंट्रीज में तो ये आपको हर सीजन में देखने को मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएट। तो पोएट कौन है इनके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेसिकली एक अमेरिकन पोएट हैं, हालांकि उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड इंग्लैंड में भी किया है। तो जनरली उनकी जो वर्क्स हैं, उनकी जो पॉम्स हैं या कोई भी लिटरेरी वर्क्स है, वो रूरल इंग्लैंड के बारे में जो लिखते हैं ये। और इनकी जो पॉम्स या वर्क्स जो भी राइटिंग होती है, उनमें रियलिस्टिक चीजें होती है, रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन होता है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल होता है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं पहले हम। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज ए सेलिब्रेटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट was a celebrated American poet known for his realistic portrayals of rural New England life and his use of American colloquial speech. Colloquial speech क्या होती है? तो अमेरिकन colloquial speech का यूज करते हैं, आम बोलचाल को बोलते हैं colloquial speech। तो अमेरिका की बोली से अच्छे खासे परिचित हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उसी स्पीच में जनरली वो अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, पोम वगैरह। A four-time Pulitzer Prize winner, he is famous for poems like The Road Not Taken and Stopping by Woods on a Snowy Evening, Dust of Snow, Through। अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया है कि उनको 4 टाइम, इनकी लिटरेचर के लिए इनको 4 टाइम पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है, और वो फेमस है। उनकी कुछ फेमस पोम है, 9th क्लास में भी हमने पढ़ी, द रोड नॉट टेकन। एक इनकी पोम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी, और एक आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ ए स्नो। दो बोर्न इन कैलिफोर्निया, हालांकि अमेरिका में बोर्न हुए, कैलिफोर्निया में। हिज वर्क इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद न्यू इंग्लैंड आफ्टर हिज फैमिली मूव्ड देयर। उनकी फैमिली मूव हो गई थी, तो वो 11 साल के थे, तो उनकी फैमिली इंग्लैंड चली गई थी। दैट इज वाई रूरल इंग्लैंड, रूरल एरिया इंग्लैंड के बारे में ये अपनी वर्क्स या लिटरेरी चीजें लिखते हैं। तो ये हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं पोम के बारे में। तो एक बार हम इन्हें वन गो पोम को पढ़ लेते हैं। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So here 2 stanzas are given in the poem, and each stanza has different meaning. In the first stanza, the poet was in a sorrowful, melancholy mood. तो पहले स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा से ये चीज हमें पता चलती है कि वो पोएट कैसे मूड में थे, बैड मूड में थे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कि मेरा मूड चेंज हो गया। इसका मतलब पहले स्टेंजा में उनका मूड कैसा था? सोरोफुल था, सैड था, मेलंकली मूड था उनका, ग्लूमी मूड था। तो हम देख सकते हैं द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। The poet was in a very sad mood when he was sitting under a hemlock tree. Hemlock tree क्या होता है? poisonous plant होता है with white flowers. तो उस समय जब वो बैठे थे सैड मूड में, and he was thinking unnecessarily about negative things, तो नेगेटिव चीजें सोच रहे थे, तब there came a crow and he shook down the leaves or branches of that plant hemlock tree. उसकी वजह से क्या हुआ? स्नो के पार्टिकल्स पोएट पर गिरते हैं, जिससे उनका मूड जो है वो सैड से हैप्पी में चेंज होता है। तो पोएट का जो मूड चेंज होता है किसकी वजह से? क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से। हेमलॉक ट्री के ऊपर आकर के क्रो बैठता है, हेमलॉक ट्री की जो लीव्स है उनके ऊपर क्या होते हैं? स्नो पार्टिकल्स होते हैं। स्नो पार्टिकल्स होते हैं तो ठंडे पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरते हैं, तो पोएट ये छोटी सी इंसिडेंट, ये छोटी सी एक्टिविटीज पोएट का मूड चेंज करती है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो दिन मैं वेस्ट कर रहा था अननेसेसरी थिंकिंग में, नेगेटिव थॉट्स में, कि उस दिन को क्या हुआ, वो मैंने क्या करा? सेव किया। उस दिन को मैंने क्या किया? सेव किया, बचाया वेस्ट होने से। एंड सेव्ड सम पार्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ
कि ऑलमोस्ट मैंने सारा दिन क्या कर दिया था, वेस्ट कर दिया था। अब जो दिन बचा था वो बच गया था किस किस एक्टिविटी की वजह से, उस क्रो के द्वारा जो स्नो पार्टिकल्स गिराए गए थे हेमलॉक ट्री के ऊपर से, उसकी वजह से मेरा जो बचा हुआ दिन है वो क्या हो गया था, रूड होने से, वेस्ट होने से बच गया था। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी कि उस एक्टिविटी ने, उस इंसिडेंट ने क्या करा, मेरा जो बचा हुआ दिन है, जो मैं नेगेटिव सोच रहा था कि ये हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मैं पेसिमिस्टिक था थिंग्स के बारे में, उस चीज को चेंज किया नेचर की स्मॉल इंसिडेंट ने। तो बेसिकली इस फॉर्म में बहुत ही एक डीप मीनिंग है कि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होते हुए भी, क्रो एक नेगेटिव मार्कर होते हुए भी, अच्छा क्रो को हम जनरली क्या करते हैं, अशुभ मानते हैं, बैड ओमेन मानते हैं, और कहते हैं कि क्रो भाई घर पे बैठा है, छत पे बैठा है, दीवार पे बैठा है तो अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों ही नेगेटिव चीज, हेमलॉक ट्री और क्रो, दोनों नेगेटिव चीज ने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। और वो क्या है, पोएट का जो सैड मूड है, पोएट ने अपना दिन वेस्ट कर लिया था ऑलमोस्ट, वो बचा हुआ दिन वेस्ट होने से बचाया है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक सिंपल सा मैसेज देना चाहते हैं कि समटाइम्स थिंग्स आर वेरी स्मॉल बट दे हैव ग्रेटर इम्पैक्ट इन आवर लाइव्स। तो कई बार चीजें छोटी होती हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर पोएट ने क्या बताया है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर बताया है। हीलिंग पावर बताया नेचर का, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है कि नेचर के अंदर ऐसी पावर होती है, ऐसी ताकत होती है जो किसी भी इंसान का मूड चेंज करती है, किसी के इंसान के इमोशनल फीलिंग को चेंज की जा सकती है। तो नेचर से आदमी कनेक्ट रहे तो वो हैप्पीली लाइफ को जी पाता है, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोम में एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट चीज हम पोम के बारे में पढ़ेंगे, राइम स्कीम पोम की। राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि राइम स्कीम होती क्या है। तो कोई भी लाइन किस साउंड पर एंड हो रही है और उससे अगली लाइन सेम उसी साउंड पर एंड हो रही है, दोनों के साउंड सेम है, तो उनमें दोनों में क्या हो गई, लय हो गई, राइम हो गई। जैसे हम देखेंगे द वे ए क्रो, तो ये लाइन किस पे एंड हो रही है, क्रो पे एंड हो रही है। क्रो में क्या साउंड आ रहा है, ओ आ रहा है, मी, तो क्रो और मी में ई साउंड आ रहा है। मुंह से बोल रहा हूँ, साउंड की बात कर रहा हूं मैं, तो दोनों में राइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद है स्नो, तो स्नो में भी ओ साउंड आ रहा है, तो ये दोनों राइम कर गए, दोनों वर्ड क्रो और स्नो। और मी और यहाँ पर ट्री, मी ट्री, दोनों में ई साउंड है। तो जो सबसे पहले जो साउंड आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एक कोड दे देते हैं, हम ए नाम दे देते हैं। तो जो साउंड चेंज हो जाता है तो बी दे देते हैं, तो ए बी, और फिर से वही साउंड आए तो वापिस से वही नाम उसको फिर से देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, तो मी और ट्री आर राइमिंग, तो क्या हो जाएगा इसका बी। तो पहले स्टेंजा की जो राइम स्कीम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए बी ए बी। जनरली आपको सिंगल स्टेंजा की राइम स्कीम पूछी जाती है, पूरी पोम की भी एक साथ पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली सही सूटेबल तरीका यही होता है कि स्टेंजा गिवन होता है 4 5 6 लाइन, और उसी में लास्ट वर्ड की राइमिंग दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से कर रही है नहीं कर रही, उसके अकॉर्डिंग हम ए बी सी डी ऐसे नाम देते जाते हैं। तो पहले स्टेंजा की ए बी राइम स्कीम हो गई है। दूसरी की बात करें, हैज गिवन माई हार्ट, हार्ट ने लास्ट वर्ड क्या है पोम का, हार्ट है, फिर है मूड, राइम नहीं कर रहे, पार्ट, तो हार्ट और पार्ट राइमिंग कर रहे हैं, हार्ट और पार्ट आर राइमिंग, मूड एंड रूड, मूड एंड रूड आर राइमिंग। तो यहां पर भी ए बी ए बी। इस स्टेंजा की अगर हम बात करें तो इसका भी क्या हो गया, ए बी। पूरी पोम की अगर हम बात करें तो ये अलग साउंड हो जाएगा ऊपर वाले दोनों साउंड से, इसको सी नाम देंगे, इसको डी, और इसको सी, और इसको डी, सी डी, यानी कि पूरी पोम की अगर राइम स्कीम की बात करें एक साथ हो जाएगी ए बी सी डी। अगर स्टेंजा वाइज बात करें तो अगर स्टेंजा आपको यही एग्जाम में दिया हुआ है तो एक चीज ध्यान रखनी है, इसी स्टेंजा के अकॉर्डिंग राइम स्कीम आपको बतानी है, आपको सी डी नहीं करना है। आपको क्या आंसर करना है, हार्ट ए, मूड बी, पार्ट ए और रूड बी, ए बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। पूरी पोम को अगर आपको नहीं पूछे तो स्टेंजा वाइज अपने को राइम स्कीम में बतानी होती है। कुछ लिटरेरी टर्म्स की बात कर लेते हैं पोम में। चलिए राइम स्कीम हमने बात कर ली, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने क्या लिखी हुई है, ए बी और फिर ब्रैकेट में सी डी लिखी हुई है, यानी कि पूरी पोम की होगी तो क्या होगी, ए बी सी डी। पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं, इंजैबमेंट। तो इंजैबमेंट क्या होता है, अगर किसी पोम के स्टेंजा में दो या दो से ज्यादा लाइन के एंड में ना कोई फुल स्टॉप हो, ना कोई क्वेश्चन मार्क हो, ना कोई कोमा हो, ना कोई सेमीकोलन हो, तो यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यूस आती है बिना किसी स्टॉप के, बिना किसी पॉज के, तो उसको हम इंजैबमेंट बोलते हैं। जिसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको,
इसी पोम में देखो क्रो जो है, ये लाइन है पहली, द वे ए क्रो का कोई पंक्चुएशन मार्क है क्या क्रो के बाद? नहीं है। सुक डाउन ऑन मी के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क है? नहीं है। द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क है? नहीं है। फ्रॉम ए क्रो हेमलॉक ट्री, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो चारों लाइन क्या है, कंटिन्यू कर रही है, यानी कि पूरा एक क्या है, ये सेंटेंस है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी? इंजैबमेंट होगी। कौन सी होगी? इंजैबमेंट। इंजैबमेंट इज अ पोएटिक डिवाइस वेयर टू और मोर लाइन हैव द कंटिन्यूटी। तो पोएटिक इंजैबमेंट क्या होती है? दो या दो से ज्यादा लाइन का कंटिन्यू होना, एक स्टेंजा में दो या दो से ज्यादा लाइन के बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के आना क्या होता है? इंजैबमेंट होता है। सेम अगले स्टेंजा में आप देखोगे हार्ट के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, मूड के बाद नहीं है, पार्ट के बाद नहीं है, तो 3 लाइन में नहीं है। तो मिनिमम कितनी लाइन होनी चाहिए? 2। 2 में नहीं है तो इसमें इंजैबमेंट रहेगा, इसके एंड में फुल स्टॉप है। तो ये पूरी फॉर्म एक सिंगल सेंटेंस की तरह यूज करी गई। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है? कोई चीज किसी चीज को प्रतीक मान रही हो, किसी चीज का सिंबल हो, कोई चीज दूसरी चीज का क्या हो? सिंबल हो। जैसे हम बात करें व्हाइट कलर किस चीज का सिंबल है, तो जनरली हम व्हाइट कलर को किस चीज का सिंबल मानते हैं? बिल्कुल पीस का मानते हैं। रेड कलर को डेंजर का सिंबल मानते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो हेमलॉक ट्री है किस चीज का सिंबल है? पॉइजन का है। पॉइजन का है, नेगेटिव चीज का है। उसी तरीके से क्रो भी क्या है? बैड ओमेन का है। क्रो क्या है? बैड ओमेन का सिंबल है, यानी कि क्रो क्या माना जाता है? क्रो एक सिंबोलिज्म है यहाँ पर किस चीज के लिए? बैड ओमन के लिए। और पॉइजनस जो प्लांट है आपका हेमलॉक, वो भी क्या है? पॉइजन का सिंबल है। इसमें दिया हुआ है क्रो ऑफन एसोसिएटेड विद डार्कनेस एंड बैड ओमेन, हेमलॉक ट्री सिंबल ऑफ पॉइजन एंड सोरो। नेक्स्ट एलिट्रेशन। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस दी हुई है। इसमें क्या होती है एलिट्रेशन? बात करते हैं एलिट्रेशन। चलो एलिट्रेशन की डेफिनेशन की बात करें तो द रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स और फ्रेजेस इन ए सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन में किसी कॉन्सोनेंट साउंड का किसी वर्ड के बिगिनिंग में आना चाहिए। जैसे इसमें हम देखेंगे, इसमें नहीं है इंजैबमेंट, आप एलिट्रेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे एक सिंगल लाइन में 2 या 2 से ज्यादा वर्ड के स्टार्टिंग में कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड हो जनरली। तो सेव्ड सम, तो एंड सेव्ड सम पार्ट, इस लाइन में हम देखेंगे कि सेकंड वर्ड जो है इस लाइन का सेव्ड, इसमें क्या साउंड आ रहा है? से साउंड आ रहा है। और सम में भी क्या से साउंड आ रहा है? सेव्ड सम पार्ट। ये क्या हो गया आपका? एलिट्रेशन हो गया। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं जैसे पीटर, पाइपर, पिग्ड, इस तरीके से चलता है। तो पीटर, पाइपर, पिग्ड, तो तीनों ही वर्ड पै से शुरू हो रहे हैं, ये भी क्या आपकी एलिट्रेशन है। अनदर एग्जांपल, सीता सिंग्स अ सैड सॉन्ग। सीता सिंग्स अ सैड सॉन्ग, सीता सिंग्स सैड सॉन्ग, ये भी आपकी क्या है? एलिट्रेशन है। तो ऐसे आपके 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। एक है हैज गिवन माई हार्ट, तो हैज और हार्ट में क्या है? सेम साउंड है। ठीक है, तो ऐसा ये कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए ऐसे वर्ड में? यार 2 या 2 वर्ड भी बीच में आ सकते हैं, कई बार 3 वर्ड भी बीच में आ जाती है, यानी कि म्यूजिकल इफेक्ट अगर आ रहा है, जैसे यहाँ पर हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट है का म्यूजिकल इफेक्ट क्लियर आ रहा है। इसमें सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम पार्ट में म्यूजिकल इफेक्ट आ रहा है से साउंड का, तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की बात करें तो है इमेजरी। डेफिनेटली इमेजरी क्या होती है? तो पहले स्टेंजा में ही हमारे इमेजरी दी हुई है। इमेजरी क्या होती है? ऐसे किसी भी स्टेंजा या किसी भी फ्रेज या लाइन को पढ़ करके अगर आपके माइंड में अपने जो 5 सेंस होते हैं उनको वो चीज अट्रैक्ट कर रही है, उनको वो अपील कर रही है, तो वो क्या होती है? इमेजरी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई साउंड आ रहा है, टिक 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 का कोई साउंड आ रहा है, तो ये किस चीज को अट्रैक्ट करेगी? हमारे कानों को करेगी, हमारे कानों को अपील करेगी, इमेजरी है। ठीक है, कोई स्मेल का जिक्र हुआ है किसी स्टेंजा में, किसी सेंटेंस में, तो वो हमारे किस चीज को, कौन से सेंस को अपील करेगी? नोज को करेगी, इमेजरी है। अगर कोई चीज देखकर स्टेंजा पढ़ करके कोई इमेज बन रही है तो हमारे कौन से सेंस को अपील करेगी? हमारी आंखों को करेगी, हमारी आंखों से उस इमेज को हम देख सकते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? इमेजरी बोलेंगे। तो इसमें देखो आप, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ये क्लियर इमेज बन रही है
कि एक क्रो आता है, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है, जिसके ऊपर क्या होता है, स्नो पार्टिकल्स होते हैं, उसके नीचे कौन बैठा है, पोएट बैठा हुआ है। यानी कि एक विंटर सीन क्लियर बन रहा है, आपके माइंड में एक विंटर सीन बन रहा है जिसको आप आंखों से देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। पहले ही स्टैंजा में, दूसरे स्टैंजा में नहीं है इमेजरी, ध्यान रखना। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस स्नेक डिकी। अच्छा, स्नेक डिकी क्या होती है, स्नेक डिकी का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं हम। स्नेक डिकी जो पोएटिक डिवाइस होती है वो होती है अ पार्ट ऑफ समथिंग, अ पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट द होल। यानी कि किसी चीज का पार्ट किसी पूरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई नीड अ हेल्पिंग हैंड टू कंप्लीट दिस टास्क, आई नीड अ हेल्पिंग हैंड टू कंप्लीट दिस टास्क, तो यहाँ पे मैंने बोला मुझे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो वास्तव में क्या मुझे हैंड चाहिए, क्या इंसान के हाथ का वो पार्ट चाहिए, नहीं, मुझे क्या चाहिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए पूरा इंसान चाहिए, एक पर्सन चाहिए, एक वर्कर चाहिए। तो आई नीड अ हेल्पिंग हैंड का मतलब क्या हुआ, हैंड यहाँ पर जो है, हैंड यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ आई नीड अ हेल्पिंग हैंड, तो हैंड का मतलब यहाँ पर क्या है, होल पर्सन, होल बॉडी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे हैंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्नेक डिकी। ठीक है। अच्छा, इसमें कहा है ये देखते हैं, इस फॉर्म में कहा है स्नेक डिकी, आ जाइए इस फॉर्म में, ये लाइन पढ़ो आप, हैज गिवन माई हार्ट। तो हैज गिवन माई हार्ट में आप देखोगे हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इससे मेरे हार्ट में एक बदलाव आया, मेरे मन में एक बदलाव आया। तो क्या हार्ट में ही बदलाव आया है क्या, बॉडी के उसी पार्ट में बदलाव आया क्या पोइट के, नहीं, पूरे पोइट में बदलाव आया, पूरी पोइट की सारी इमोशनल फीलिंग में, पूरे इमोशनल सेल्फ में उनके क्या है, चेंज आया है। तो यहाँ पर हार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है पोइट के पूरे इमोशनल सेल्फ को, उसके इनर सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हियर क्या होगी आपकी, स्नेक डिकी होगी। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस में है इन्वर्जन। अच्छा, इन्वर्जन क्या होता है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है हैज गिवन माई हार्ट, इस सेंटेंस को हम देखेंगे एक बार, इसी में आपका इन्वर्जन है, हैज गिवन माई हार्ट। तो हैज गिवन माई हार्ट का क्या सेंटेंस सही है, हैज दिया हुआ है, हैज के बाद क्या लगा दी, सीधी वर्ड की थर्ड फॉर्म। ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है क्या, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। या तो ये सेंटेंस अगर असर्टिव में जाता तो ये होना चाहिए था, इट हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, या तो ये होना चाहिए। और हैज से अगर हम हैज से और हैव से हम क्या स्टार्ट करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो हैज के बाद क्या आना चाहिए था, इट आना चाहिए था इधर, हैज इट गिवन माई हार्ट, तो ये इंटेरोगेटिव होता, लेकिन इसके एंड में क्या लगा है, फुल स्टॉप, यानी कि पोएट ने इसे क्या माना है, असर्टिव सेंटेंस माना है, असर्टिव माना है, या फिर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, जो पोएट ने यूज नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पर वर्ड का जो ऑर्डर है वो चेंज किया गया, और वर्ड का ऑर्डर चेंज करना, सही ऑर्डर नहीं होना, ये क्या होता है, आपका इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पोम डस्ट ऑफ स्नो, जिसमें हमने बात करी राइम स्कीम की, पोएटिक डिवाइस की, पोएम की एक्सप्लेनेशन की, कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स की। आगे की हम कंटिन्यू करेंगे फायर एंड आइस पोम, जो फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड के बाद है। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।